प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज कक्षा 11 रसायन विज्ञान पाठ रासायनिक साम्यावस्था के अंतर्गत इससे पूर्व में जो भाग 1 में हमने वीडियो बनाई थी उसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, द्रव्यबंधपाती क्रिया का नियम, इसके ऊपर डिस्कस की थी। आज हम साम्य स्थिरांक, सांद्रता के रूप में और आंशिक दाबों के रूप में अर्थात केपी और केसी में संबंध की बात करें तो मान लीजिए कोई उत्क्रमणीय गैसीय समांगीय अभिक्रिया हमें दी गई है। एक उत्क्रमणीय समांगी गैसीय अभिक्रिया M1A M2B N1C N2। ये एक समांगी गैसीय अभिक्रिया है जिसमें A और B अभिकारक हैं और C और D उत्पाद है। यह अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद दोनों ही गैस अवस्था में हैं अर्थात एक ही फेज में है, इसलिए समांगी अभिक्रिया है। यदि इनमें से कोई भी अभिकारक या उत्पाद में से कोई भी अवस्था भिन्न होती तो वो विषमांगी अभिक्रिया होगी। तो समांगी अभिक्रिया में A अभिकारक के M1 अणु, B अभिकारक के M2 अणु आपस में क्रिया करके C उत्पाद के N1 अणु और D उत्पाद के N2 अणु का निर्माण करते हैं। तो यदि हम इस पर द्रव्यबंधपाती क्रिया का नियम सांद्रताओं के रूप में प्रदर्शित करें तो हम लिख पाएंगे साम्य स्थिरांक सांद्रता के रूप में हमें लिखना है। तो हम जानते हैं कि जो Kc होता है बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन अभिकारकों की मोलर कंसंट्रेशन कह लीजिए या सक्रिय द्रव्यमान कह लीजिए। ये जो अणुओं की जो संख्या होती है ये इसकी घात पे लिख लेते हैं N1 N2 और A की M1 और इसकी M2। इसका मतलब है Kc जो होगा C के सक्रिय द्रव्यमान की घात N1, D के सक्रिय द्रव्यमान की घात M2 तथा A के सक्रिय द्रव्यमान की घात M1 और B के सक्रिय द्रव्यमान की घात M2। अब हम साम्य स्थिरांक को आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। साम्य स्थिरांक आंशिक दाब के रूप में, आंशिक दाबों के रूप में। तो इससे पूर्व वीडियो में हमने बताया था कि अगर दाबों के रूप में हमें लिखना है तो Kp हो जाता है बराबर हो जाता है P C का सक्रिय द्रव्यमान की घात N1 इंटू D इसके सक्रिय द्रव्यमान की घात N2 अपॉन A के सक्रिय द्रव्यमान की घात M1 B इन के सक्रिय द्रव्यमान की घात M2। इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि Kp बराबर हो जाएगा जो C है उसके आंशिक दाब की पावर M1, D के आंशिक दाब की पावर M2, A के आंशिक दाब की पावर M1 और B के आंशिक दाब की पावर M2। हम जानते हैं कि गैस समीकरण PV बराबर जो होती है वो
nRT होती है। तो P इज इक्वल टू हो जाएगी N/B RT। P इज इक्वल टू हो गई N/RT। और चूंकि C जो सांद्रता होती है वो होती है मोलों की संख्या बटे आयतन, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू C और RT। इसका मतलब है कि जो भी गैस है उसका जो दाब होगा उसकी सांद्रता और RT के गुणनफल के बराबर होगा। यदि हम इन गैसों को PA, PB, PC की फॉर्म में लिखें तो PA बराबर हो जाएगा A की सांद्रता और RT। इसी प्रकार से PV ये बराबर हो जाएगा B की सांद्रता और RT। PC हो जाएगा PC, C की सांद्रता RT, और PD हो जाएगा D की सांद्रता और RT। PA, PV, PC और PD के मान अब हम इसे समीकरण नंबर 1 कह रहे हैं और इसे समीकरण नंबर 2 कह रहे हैं। तो PA, PV, PC और PD के मान समीकरण 2 में रखने पर KP बराबर हो जाएगा PC की जगह पर आ गया C की सांद्रता RT और इसकी पावर N1। इसी प्रकार से D की सांद्रता RT और इसकी पावर N2 अपॉन PA का मतलब है A की सांद्रता और RT, इसकी पावर M1। PB में B की सांद्रता RT और इसकी पावर M2। अब हमने इसके पावर को इसको सोल्व करते हैं तो C की सांद्रता N1 और D की सांद्रता N2 और RT की सांद्रता N1 प्लस N2। इसी प्रकार से A की सांद्रता की घात M1, B की सांद्रता की घात M2 और RT की सांद्रता की घात M1 प्लस M2। यदि हम इसको देखें तो ये जो वैल्यू होती है ये Kc के बराबर है, तो Kp हमारा हो जाता है Kc और RT इसकी पावर N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस N2 को हम लिख सकते हैं Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा N। डेल्टा N जो डेल्टा N है बराबर हो गई N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। N1 और N2 रिएक्शन में उत्पादों के अणुओं की संख्या है, उत्पादों के अणुओं की कुल संख्या माइनस अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या। एक बार और ध्यान से देखेंगे
माना एक उत्क्रमणीय गैसीय समांगीय अभिक्रिया दी गई है जिसमें ए और बी अभिकारक के अणु हैं जो गैस अवस्था में हैं, जिनके M1 ए के अणु हैं और M2 बी के अणु हैं। ये आपस में क्रिया करके C उत्पाद के N1 अणु और D उत्पाद के N2 अणु बनाते हैं। यदि इसको हम द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से सांद्रताओं के रूप में साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखेंगे तो Kc जो होगा वो उत्पादों की सांद्रताओं को अंश बनाते हैं और अभिकारकों की सांद्रताओं को हर बनाते हैं, और जो अणुओं की संख्या होती है वो उनकी घात पर लिख देते हैं। इसी प्रकार से C और D इसकी पावर C की यानी C के सक्रिय द्रव्यमान की पावर M1 और D के सक्रिय द्रव्यमान की पावर N2 अपॉन A के सक्रिय द्रव्यमान की पावर M1 और B के सक्रिय द्रव्यमान की पावर M2। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार से साम्य स्थिरांक को हम आंशिक दाब के रूप में मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द पार्शियल प्रेशर। जब आंशिक दाबों के रूप में लिखेंगे तो Kp C का आंशिक दाब की पावर N1, D के आंशिक दाब की पावर N2 अपॉन A के आंशिक दाब की पावर M1 और B के आंशिक दाब की पावर N2। हम जानते हैं कि जो गैस इक्वेशन होती है PV बराबर nRT, तो PV बराबर nRT से P इजिकल टू हो जाएगा N अपॉन बी RT के, और N अपॉन बी मीन मोलों की संख्या बटे आयतन इजिकल टू कहलाती है सांद्रता, और हमारे पास C इजिकल टू जाती है N अपॉन बी की। तो हम इसको लिख सकते हैं P इजिकल टू CRT, अर्थात किसी भी गैस का जो दाब होगा वो उसकी सांद्रता और RT के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से यदि हम PA का आंशिक दाब देखें तो A की सांद्रता RT, B के लिए B की सांद्रता RT, C के लिए C की सांद्रता RT और PD के लिए D की सांद्रता और RT। इन सभी के मान PA, PB, PC और PD के मान हमने समीकरण नंबर 2 में अप्लाई किए, तो Kp बराबर हो गया C RT की पावर M1, B RT की पावर M2, A RT की पावर M1 और B RT की पावर M2। इसको हमने C को और D को अलग फॉर्म में लिख लिया, और दोनों के बेस बराबर हैं तो दोनों की घातों की गुणा करके हमने N1 प्लस N2। इसी प्रकार से नीचे RT की पावर M1 प्लस M2। अब ये दोनों के बेस बराबर हैं तो इसको हम ऊपर ले गए तो ये साइन का एक आ गया, माइनस का आ गया, और Kp बराबर आ गया Kc RT की पावर N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। और हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है ये इसे कहते हैं हम डेल्टा एन। अब डेल्टा एन होती क्या है? डेल्टा एन इज इक्वल टू है N1 प्लस N2 माइनस M प्लस N2, अर्थात N1 और N2 हैं उत्पादों के अणुओं की कुल संख्या माइनस M1 और M2 हैं अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या। इस प्रकार से हमने Kp और Kc में संबंध देखा, और इस पर हम अब आंकिक 3 कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए Kp और Kc में क्या संबंध होगा। सपोज कीजिए पहला एग्जाम्पल है हमारे पास H2 प्लस I2 2HL, तो इसके लिए Kp और Kc में क्या संबंध होगा। हम जानते हैं कि जो डेल्टा एन है उत्पाद के अणुओं की संख्या 2 माइनस अभिकारक के अणुओं की संख्या 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो Kp बराबर हो जाएगी Kc और RT की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन हमारे पास आ गई कितनी? 0। तो Kc और RT की पावर हो गई 0, और इजिकल टू हो गया Kp बराबर हो गया किसके? Kc। अर्थात जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के और उत्पादों के अणुओं की संख्या समान होगी तो वहां पर Kp और Kc के बराबर होगा। इसी प्रकार से एक सेकंड एग्जाम्पल हम यूज करते हैं PCl3, PCl5, इसको अब वियोजन कर रहे हैं PCl3 प्लस क्लोरीन। अगर हम इसमें डेल्टा एन देखें तो उत्पादों के अणुओं की संख्या 1 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा Kc और RT की घात डेल्टा एन, और डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? Kc और RT की घात 1।
अर्थात Kp इज ग्रेटर होगा Kc से। तीसरी कंडीशन में यदि हम तीसरी कंडीशन को देखें, N2 प्लस 3S2 और 2NS3, तो इसके लिए डेल्टा N उत्पाद के 2 माइनस अभिकारक के अणु 1 प्लस 3 इजिकल टू हो गया -2, तो Kp इजिकल टू हो जाएगा Kc और RT की पावर डेल्टा N। डेल्टा N -2 है तो हमारा फार्मूला बन जाता है Kp बराबर Kc और RT की घात -2। -2 का मतलब Kp इज लेस देन है Kc। तो इस प्रकार से हमने देखा कि Kp और Kc में अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग रिलेशन निकलते हैं। यदि किसी भी रिएक्शंस में नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, देन द रिएक्शन इन द रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc। परंतु उन अभिक्रियाओं में जिनमें उत्पादों के अणुओं की संख्या अभिकारक के अणुओं की संख्या से ज़्यादा हो, तो उनके लिए Kp जो होगा बड़ा होगा Kc से। परंतु उन अभिक्रियाओं में जिनके लिए डेल्टा N का मान नेगेटिव हो, अर्थात अभिकारक के अणुओं की संख्या ज़्यादा हो और उत्पाद के अणुओं की संख्या कम हो, तो उनके लिए Kc ग्रेटर होता है किससे? Kp से। अब हम इसके बाद अगले टॉपिक पे, अब नया टॉपिक वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मीन वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक सपोज कीजिए कोई एक अभिक्रिया है A प्लस B और इससे प्रोडक्ट बनता है। A और B दो अभिकारक हैं जो आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। अगर हम इस पर द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू R अभिक्रिया की दर समानुपाती हो जाएगी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का। समानुपाती का चिन्ह हटा करके एक स्थिरांक के और A का सक्रिय द्रव्यमान और B का सक्रिय द्रव्यमान के एक स्थिरांक है जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। K इज इक्वल टू कहलाता है वेलोसिटी कांस्टेंट। यदि हम A और B यानी A के एक्टिव मास और B के एक्टिव मास इन दोनों को एक मान लें, मीन यूनिटी मान लें, तो R इज इक्वल टू आती है K के। अर्थात वेग स्थिरांक को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिकारकों की सांद्रता को इकाई मान लिया जाए, A और B की सांद्रता को अगर एक मान लिया जाए तो इकाई मान लिया जाए तो अभिक्रिया की जो दर है वो वेग स्थिरांक के बराबर होती है। अर्थात अभिक्रिया की दर को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। ये अभिक्रिया का जो है वेग स्थिरांक के बारे में हमने देखा। अब हम वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में डिफरेंस की बात करते हैं। वेग स्थिरांक जो होता है, यदि अभिकारकों की सांद्रता को इकाई मान लिया जाए तो अभिक्रिया की दर ही वेग स्थिरांक कहलाती है। और साम्य स्थिरांक जो होता है वो स्थिर ताप पर किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अग्र अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है Kf, जो विपरीत अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है Kv, उन दोनों के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। साम्य स्थिरांक, अगर हम जो रिएक्शंस हैं उत्प्रेरक यदि हम मिला दें तो उत्प्रेरक मिलाने से
साम्य अवस्था प्रभावित नहीं होती है, केवल साम्य समय प्रभावित हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में या किसी भी अभिक्रिया में अगर हम धनात्मक उत्प्रेरक लगा दें, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में तो साम्य अवस्था दोनों ओर विस्थापित होती रहती है, यानी कि भी साम्य जो अभी पीछे हमने डिस्कस करी थी कि साम्य जो होता है एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी रिएक्शन में बनता रहता है और समाप्त होता रहता है। तो अगर हम उत्प्रेरक मिलाते हैं तो उत्प्रेरक मिलाने से अगर हमने धनात्मक उत्प्रेरक को यूज किया है तो साम्य अवस्था जल्दी स्थापित हो जाएगी, यदि ऋणात्मक उत्प्रेरक यूज किया है तो साम्य अवस्था देर से स्थापित होगी। परंतु वेग स्थिरांक, यदि हम किसी भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक को मिला दें तो धनात्मक उत्प्रेरक मिलाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, और जब वेग बढ़ जाएगा तो वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से जो ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं होती हैं उनका वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है, ये मीन उनका जो वेग है वो बढ़ जाता है। जब वेग बढ़ जाता है तो वेग स्थिरांक भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्य स्थिरांक, अगर हम साम्य स्थिरांक को देखें तो साम्य स्थिरांक ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं के लिए, जो ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं होती हैं उसके लिए टेम्परेचर जो होता है वो Kc के प्रोपोर्शनल होता है। कौन सी रिएक्शन के लिए? एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक। जितनी भी ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं होती हैं उनका ताप बढ़ाने से साम्य स्थिरांक का मान बढ़ जाता है, परंतु यदि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है तो ताप बढ़ाने से साम्य स्थिरांक का मान घट जाता है। अर्थात ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए इस पे टेम्परेचर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो लाशाते नियम में अभी हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस तरीके से वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में संबंध देखा। अब हम द्रव्यनुपाती क्रिया के अनुप्रयोग की बात करते हैं, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। द्रव्यनुपाती क्रिया के अब हम अनुप्रयोग की बात करते हैं। तो अनुप्रयोग में जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना। हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना मतलब ये हाइड्रोजन है और ये कौन है? आयोडीन। इन दोनों की क्रिया से HI बन रही है, इसको हमने बैलेंस समीकरण लिख दी। तो इस पर हमें साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखना है। तो साम्य स्थिरांक का व्यंजक हम किस तरीके से लिखेंगे? माना एक बंद पात्र है जिसका आयतन V है, आयतन जो है वो V लीटर है, और उस V लीटर में हाइड्रोजन जो है वो A मोल ली गई है और आयोडीन जो है वो B मोल ली गई है। यानी प्रारंभ में हमने सांद्रता, जो प्रारंभ में हाइड्रोजन है मीन जो अभिकारक है हाइड्रोजन, उसकी सांद्रता A है और आयोडीन की सांद्रता B है। यदि इनको आपस में अगर नहीं मिलाया जाता है तो उस समय उत्पाद जो होता है वो शून्य रहता है। यदि सपोज कीजिए साम्य की अवस्था पर, मानिए कि साम्य की अवस्था पर 2x मोल HI का निर्माण होता है, 2x मोल HI बनती है, तो 2x मोल HI के बनने में x मोल हाइड्रोजन के और x मोल आयोडीन के खर्च होंगे या वह होंगे। माना B लीटर के पात्र में A मोल हाइड्रोजन और B मोल आयोडीन आपस में मिलाए जाते हैं। तो मिलाने से पहले जो प्रारंभ होगा, यानी प्रारंभ में उत्पाद की जो सांद्रता है वो हमेशा शून्य रहती है, और जैसे जैसे समय चलेगा वैसे वैसे अभिकारक आपस में क्रिया करेगा और उससे उत्पाद का निर्माण होगा, और उत्पाद का निर्माण होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। तो एक बीच में एक ऐसा क्षणिक समय आएगा जिस टाइम अभिकारकों की सांद्रताएं और उत्पाद की सांद्रताएं बराबर होंगी, और वो समय साम्यावस्था का होगा।
और मान लीजिए साम्य अवस्था पर या साम्य में सांद्रता, ऐसे भी लिख सकते हैं, साम्य में सांद्रता, तो 2x मोल HI का निर्माण होता है। तो 2x मोल HI के बनने में x मोल हाइड्रोजन और x मोल आयोडीन के खर्च होंगे। और इस प्रकार से यदि द्रव्यपाती क्रिया के नियम से हम साम्य स्थिरांक व्यंजक का फार्मूला लिखें तो Kc बराबर हो जाएगा HI के सक्रिय द्रव्यमान की पावर 2 अपॉन S2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन इंटू I2 का सक्रिय द्रव्यमान। अब ये इनके सक्रिय द्रव्यमान हैं तो पहले इनके सक्रिय द्रव्यमान लिख लिए जाएं। तो सक्रिय द्रव्यमान मान लीजिए HI का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बटे आयतन, मोलों की संख्या क्या है 2x अपॉन आयतन V। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान H2 का सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा H2 के मोल जो सामने पर आ रहे हैं A माइनस एक्स अपॉन बी, और आयोडीन के जो मोल्स हैं उनका सक्रिय द्रव्यमान आयोडीन का जो सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा B माइनस एक्स अपॉन बी। तो इन सबको हम इनकी वैल्यू को इस फार्मूले में अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके स्थान पर हो जाएगा 2x अपॉन v और इसकी पावर हो गई 2 अपॉन h की पावर a माइनस एक्स अपॉन b और b माइनस एक्स अपॉन b। इन्हें सॉल्व करने के बाद 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स ये आ जाएगा। और ये इस प्रकार से Kc का जो व्यंजक होगा वो होगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। तो ये जो है हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए साम्य स्थिरांक का हमने व्यंजक सिद्ध किया है। इसी प्रकार से हम एक और दूसरी रिएक्शन देखते हैं जिसमें अभिकारक और उत्पादों के अणुओं की संख्या अगर भिन्न हो तो साम्य स्थिरांक का व्यंजक क्या आता है। अब हम एक नई रिएक्शन है जिस पर हमें साम्य स्थिरांक का व्यंजक सिद्ध करना है और साम्य स्थिरांक पर जो कारक हैं उनके प्रभाव को भी डिस्कस करना है। तो एक नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं, इससे 2 मोल अमोनिया का निर्माण होता है। और इस प्रक्रम में यानी इस अभिक्रिया में 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अर्थात ये जो अभिक्रिया है एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो यदि हम इसके लिए सपोज मान लें, माना प्रारंभ में नाइट्रोजन के A मोल यानी प्रारंभ में जो सांद्रता मान रहे हैं हम, या हम मोल लिख सकते हैं, तो A मोल ले रहे हैं और हाइड्रोजन के जो हैं वो B मोल ले रहे हैं। ये आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद के रूप में हमें अमोनिया हमें प्राप्त होती है। तो प्रारंभ में जो उत्पाद होंगे वो शून्य होंगे। क्यों? क्योंकि अभिकारकों को आपस में नहीं मिलाया गया है। जब इनको किसी भी कंटेनर में अगर बंद किया गया जिसका आयतन क्या था V लीटर है, तो माना साम्य की अवस्था में साम्य में अगर हम सांद्रता की बात करें, इसके 2x मोल अमोनिया बनती है। तो 2x मोल अमोनिया बनने में अगर हम पहले से बैलेंस कर लेंगे, ये इसके 2 मोल बनने हैं, इसका 1 मोल है, तो इसका मतलब है कि A माइनस एक्स मोल नाइट्रोजन का और B माइनस 3x मोल हाइड्रोजन का खर्च होगा। दोबारा से देखें, माना एक B लीटर के पात्र में A मोल नाइट्रोजन और B मोल हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करती है। तो प्रारंभ में जो उत्पाद होगा वो शून्य होगा,
यदि साम्य की अवस्था पे 2x मोल अमोनिया का निर्माण होता है तो 2x मोल अमोनिया बनने में x मोल नाइट्रोजन के और 3x मोल हाइड्रोजन के खर्च होंगे। तो यदि इनकी हम सांद्रता देखें, N2 का हम सक्रिय द्रव्यमान लिखें तो A माइनस एक्स अपॉन बी, और हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान देखें, मीन हाइड्रोजन का जो सक्रिय द्रव्यमान हो जाएगा B माइनस 3x अपॉन V, और इसकी पावर हो जाएगी 3। N2 का A माइनस एक्स और इसकी हो जाएगी पावर 3, और इसी प्रकार से अमोनिया NH3 का हम सक्रिय द्रव्यमान देखें तो 2x अपॉन बी, और इसकी पावर हो जाएगी 2। द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम अनुसार केसी व्यंजक यानी जो केसी साम्य स्थिरांक का व्यंजक क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा NH3 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 अपॉन N2 का सक्रिय द्रव्यमान और हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान। अब इनकी वैल्यू को हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। नाइट्रोजन इसका से जो सक्रिय द्रव्यमान है वो कितना निकल के आया हमारे पास, अमोनिया दे रखी है पहले, तो अमोनिया का क्या आ गया 2x अपॉन बी। क्यों, इसके मोलों की संख्या 2 है इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया अपॉन 2। नाइट्रोजन का कितना है A माइनस एक्स अपॉन वी, क्योंकि यहाँ पर मोलों की संख्या 1 है तो 1 लिख दिया। और हाइड्रोजन का अगर हम सक्रिय द्रव्यमान देखें तो क्या आता है B माइनस 3x अपॉन वी, और इसकी पावर, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं तो यहाँ पर 3 घात लिख देंगे। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हमें साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखना हो तो जो उत्पाद होते हैं उन्हें हम अंश के मीन मोलर सांद्रता के रूप में अंश बनाते हैं और अभिकारकों को मोलर सांद्रता के रूप में हर बनाते हैं, और जो अणुओं की संख्या होती है वो उनकी घात पर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² अपॉन बी स्क्वायर, और इससे ये 2 भी हम काट देंगे। यहाँ पे पावर है 3, यहाँ हो जाएंगे 1 और 3 4, इसका मतलब बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ बचा A माइनस एक्स और ये बचा B माइनस 3x और इसकी पावर 3। तो केसी को यदि हम केसी देखें, यानी इस अभिक्रिया के लिए केसी का व्यंजक देखें तो 4x² इंटू वी स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स और B माइनस 3x की पावर 3। अब हम इस अभिक्रिया पर साम्य स्थिरांक पर जो कारक होते हैं उनके प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभाव कौन कौन से प्रभाव हैं, जैसे ताप का प्रभाव, जैसे दाब का प्रभाव, जैसे सांद्रता का प्रभाव। तो यदि हम ताप का प्रभाव देखें तो ये जो रिएक्शंस हमें दिखाई दे रही है, यानी अमोनिया के निर्माण की जो अभिक्रिया दिखाई दे रही है वो एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। यदि हम इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से साम्य स्थिरांक का मान कम हो जाएगा, और जब साम्य स्थिरांक अर्थात केसी का मान जब कम हो जाएगा तो रिएक्शन विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगी। अभिक्रिया को अग्र दिशा में विस्थापित करने के लिए अर्थात अमोनिया अधिक बनाने के लिए हमें इस अभिक्रिया के टेम्परेचर को कम रखना होगा। दाब का प्रभाव देखते हैं। यदि किसी भी रिएक्शन के साम्य स्थिरांक व्यंजक में आयतन प्रदर्शित हो जाता है तो उस अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। यदि किसी भी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक व्यंजक में के आयतन नहीं आता है तो उस अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हमने रिएक्शन H2 + I2 और 2HI के लिए केसी का व्यंजक सोल्व किया है तो 4x² अपॉन A माइनस एक्स और B माइनस। इसका मतलब है कि ये जो व्यंजक हमारा आया है इसमें कहीं भी आयतन नहीं आया है। अब
जब आयतन नहीं आया है तो इसमें साम्य स्थिरांक पर कोई भी दाब का प्रभाव नहीं होगा। इस अभिक्रिया में देखें, यदि हम दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो दाब बढ़ाने से, क्योंकि V1/P मीन रिवर्स हो जाएगा, इस तरीके से 1/P² हो जाएगा। जब दाब बढ़ाते हैं तो Kc का मान क्या हो जाएगा, Kc का मान घट जाएगा। यानी दाब बढ़ाने से यहाँ पर 1 मोल्स, यहाँ पर 3 मोल, टोटल मोल 4, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। अगर अभिक्रिया का अगर हम दाब बढ़ा दें तो ये जो रिएक्शंस है अग्र दिशा में शिफ्ट होगी, अर्थात अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी, जिससे अमोनिया का जो उत्पादन है वो अधिक हो जाएगा। सांद्रता की अगर हम बात करें तो व्यंजक के अनुसार यदि हम नाइट्रोजन इजिकल टू हो जाएगी, इस व्यंजक के अनुसार नाइट्रोजन NH3 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2/Kc और H2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 3। अगर हम Kc को हटा दें यहाँ से तो साइन आ जाता है समानुपाती का। नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनिया के समानुपाती हो जाती है और हाइड्रोजन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ाने से अमोनिया का उत्पादन अधिक हो जाएगा, परंतु हाइड्रोजन की सांद्रता कम हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हाइड्रोजन की सांद्रता को इस तरीके से करा जाए N2, यदि अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो भी अमोनिया का उत्पादन अधिक हो जाएगा, परंतु नाइट्रोजन की सांद्रता कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यदि हमें अधिक अमोनिया बनानी है तो नाइट्रोजन या हाइड्रोजन दोनों में से किसी भी एक अभिकारक को अधिक करके ही हम अभिक्रिया को अग्र दिशा में विस्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों आज हमने अपनी कक्षा में वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, साम्य स्थिरांक में अंतर और आंशिक दाबों के रूप में साम्य स्थिरांक, साम्य सांद्रताओं के रूप में साम्य स्थिरांक और जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए साम्य स्थिरांक के व्यंजक और उन पर जो कारक होते हैं ताप, दाब और सांद्रता के आदि के प्रभाव को समझा है। अब हम इससे जो नेक्स्ट है वो अगले वीडियो में फिर बाकी शेष जो टॉपिक शेष रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर वार्ता करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।